नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पटना में दिन दहाड़े 9 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। तो राजधानी पटना से यह बड़ी खबर, पटना में दिन दहाड़े 9 लाख रुपए की लूट की गई है। एटीएम में रुपए डालने के दौरान लूट की इस घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने इस दौरान एक शख्स को गोली भी मार दी। हम आपको बता दें कि बाइक पर सवार होकर ये अपराधी आए हुए थे और बाइक सवार इन अपराधियों ने ये रुपए लूटे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब अपराधियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ताजा घटना जो सामने आई है वो एटीएम से लूट की घटना है। 9 लाख रुपए एटीएम में पैसे डालने के दौरान लूट लिए गए। बाइक सवार अपराधी यहां पर आए थे और उन्होंने ही लूट की इस वारदात को अंजाम दिया। एक शख्स को इस दौरान गोली भी मारी गई है। आईसीआईसीआई बैंक का ये एटीएम आप देख रहे हैं, यहीं से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल आसपास जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनने जो फुटेज कैद हुई है उनके आधार पर पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। इधर सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद पटना के दुल्हिन बाजार में जमकर हंगामा हुआ। लोगों का आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से युवक की जान गई। बीच सड़क जलता टायर और ये लोगों का गुस्सा। रिएक्शन है उस लापरवाही का जिसने 22 साल के जितेंद्र की जान ले ली। कोई व्यवस्था नहीं, रोड में आप कहीं भी 11 किलोमीटर दूरी का रेंज है, इसमें कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी इसका सुविधा नहीं है। 22 साल का जितेंद्र कुमार मझनपुरा गांव में डायवर्सन के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरा और गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसकी मौत इलाज के दौरान पीएमसीएच में हो गई। लोगों का कहना है कि डायवर्सन के लिए बना ये गड्ढा नहीं होता तो जितेंद्र की मौत नहीं होती। खान के छोड़ दिया गया, ना तो बैरियर लगाया गया कुछ, ना तो डाइवर्सन का यहाँ पे कहीं भी बोर्ड नहीं है, कहीं पर नहीं दिया गया है। और इसी की वजह से वो पता नहीं लगा, वो बेचारा डायरेक्ट आकर इसमें गिर गया है। सारा जो गलती है ठेकेदार की वजह से हुआ है। सड़क हादसे में घायल जितेंद्र की इलाज के दौरान मौत के बाद लोगों ने सिंघाड़ा चौक के पास सड़क को जाम कर हंगामा किया। हंगामे की वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। फिलहाल मृतक के पिता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कार्रवाई क्या और कब होती है ये तो समय बताएगा। अभी सवाल है कि डायवर्सन के गड्ढे को खुला क्यों छोड़ा गया, सड़क पर डायवर्सन का बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया। अगर गलती ठेकेदार की है तो ठेकेदार पर कार्रवाई कब तक होगी। न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत सिन्हा की रिपोर्ट। तो घटना के बाद लोगों का आक्रोश जायज नजर आता है, जिस तरह से लापरवाही बरती गई है, लेकिन ये तमाम सवाल हैं और जांच का विषय है। बहरहाल पटना में जेसीबी मशीन की मदद से सोन नदी के किनारे शराब की कई अवैध भट्टियां ध्वस्त कर दी गई। इसके साथ ही शराब माफिया के मंसूबे भी नेस्त नाबूद हो गए। जेसीबी का विशाल काय पंजा मशीनी अंदाज में घूम रहा है और ड्रम में भरी सैकड़ों लीटर देसी शराब मिट्टी में बह रही है। ये देखिए कैसे जेसीबी मशीन की सूंड शराब की ढेर को नस्ते नाबूद करने पर तुली हुई है। चाहे शातिर शराब तस्कर जमीन के कई मीटर अंदर क्यों ना शराब छिपा ले, जेसीबी का टनों भारी पंजा शराब की खेप को पाताल से भी ढूंढ निकालकर मटियामेट करने के लिए काफी है। ये नजारा है बेहटा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले सोन नदी के इलाके का, जहां शराब तस्करों के ठिकाने पर मद्य निषेध विभाग की टीम ने छापेमारी की तो काफी खोजबीन के बाद झाड़ियों के बीच जमीन के अंदर छिपाई गई शराब की खेप मिली। जिसे नष्ट करने के लिए उत्पाद महकमे ने जब जेसीबी मशीन की मदद ली तो देखिए कैसे ये तेज तर्रार मशीन शराब तस्करों के मंसूबे मिट्टी में मिलाने में जुट गई। सोन नदी के किनारे एक एक इंच को खंगाला गया
तो जमीन के अंदर छिपाए गए एक के बाद एक कई ड्रम मिलते चले गए। जिसे जेसीबी के फौलादी पंजे की मदद से जमीन में बहा दिया गया। दरअसल रिहायशी इलाके से काफी दूर सोन नदी का यह किनारा पिछले काफी दिनों से शराब तस्करों के लिए स्वर्ग बना हुआ था, जहां दिन रात सैकड़ों लीटर देशी शराब तैयार होती रहती थी। उत्पाद महकमे को जब इस ठिकाने की खबर मिली तो फौरन रेड डाली गई और जेसीबी मशीन ने रही सही कसर पूरी कर दी। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। इधर बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर मौजूदा सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जाते रहे हैं। अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस की ओर से कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। पिछले दिनों मुठभेड़ में सीआरपीएफ और बिहार एसटीएफ ने अलग अलग घटनाओं में 4 नक्सलियों और 2 कुख्यात अपराधियों को मार गिराया। ऐसे में सियासी गलियारे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अपराधियों के दुस्साहस का जवाब मुठभेड़ से देकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है। बिहार में एनकाउंटर से क्राइम कंट्रोल। अपराध नियंत्रण का यही बेहतर तरीका। आतंक पर नेताओं की सियासी मुठभेड़। बिहार विधानसभा के मौजूदा सत्र में राज्य में अपराध नियंत्रण के लिए अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के योगी मॉडल को अपनाने को लेकर सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की थी और इसे सटीक फॉर्मूला बताया था। अब इसे संयोग कहें या कुछ और, चालू सत्र में ही पहले गया में सीआरपीएफ के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सली मार गिराए गए। जबकि भागलपुर में अपराधियों के साथ मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को मार गिराया, साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार भी जब्त किए। लेकिन इस मामले को लेकर अब राजनीतिक स्तर पर बहस छिड़ गई है। सत्ता पक्ष के नेता जहां इसे जायज ठहरा रहे हैं तो विपक्षी पार्टियों के नेता मुठभेड़ को सही नहीं मानते। देखिए, होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कानून बनेगा अगर उसका प्रयोग कठोरता से नहीं किया जाएगा तो उस कानून का न डर होगा न उस कानून का कोई महत्व होगा। विधि व्यवस्था को लेकर के कानून बने, कानून का खौफ बहुत आवश्यक है। जिस दिन कानून का खौफ निकल जाएगा जनता बेलगाम हो जाएगी और कोई सिस्टम चलने वाला नहीं है, इसलिए ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी अपराधी है उसको घर में घुस करके उसको गाड़ी पलटा दिया जाए। यूपी में जिस तरह इनकाउंटर होता है उस तरह होना चाहिए। सभ्य समाज में अपराध का कोई जगह नहीं होना चाहिए। मतलब सही मानते हैं? हाँ, निश्चित रूप से इनकाउंटर होना चाहिए अपराधियों का, तभी मनोबल, अभी जो थोड़ा अपराध बढ़ा है उसका ग्राफ सीधे नीचे चला जाएगा। सियासत से अलग पूर्व पुलिस अधिकारियों की माने तो अपराधी यदि दुस्साहस का परिचय देते हैं और पुलिस पर हमला करते हैं तब उनके खिलाफ सही तरीके से किया गया एनकाउंटर बेहतर उपाय है, बशर्ते नियमों का दुरुपयोग ना हो। तो जो टेक्निक आप अप्लाई कीजिए वो हर फॉर्म ऑफ क्राइम पर इक्वली लागू हो तो उसका इम्पैक्ट व्यापक तौर पर होता है। अदरवाइज वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्राइम पर ही उसका इम्पैक्ट हो पाता है। इस तरीके से अगर इनकाउंटर होता है तो लगता है कि अपराधियों में खौफ की स्थिति कायम हो सकती है। अगर जेन्युइन होगा तो डेफिनेटली होगा, और अगर फेक हो गया तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। दूरगामी परिणाम तो ये है, एनकाउंटर्स होंगे तो अपराधी अपराध करने में डरेंगे, लेकिन पकड़ करके तो एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। जेन्युइन एनकाउंटर हो, अपराधी अगर हॉट चीज़ में पकड़े जाएं और अकस्मात ये हो जाए एनकाउंटर और अपराधियों के साथ अपना सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी हथियार चला करके उनके मारें तो ये अच्छी बात है, इससे अपराध में जरूर कमी आएगी। वैसे बिहार में लंबे अरसे बाद मुठभेड़ की 2 बड़ी घटनाओं से अपराध नियंत्रण की दिशा में किस हद तक मदद मिलेगी ये बता पाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन एनकाउंटर और पुलिस की कामयाबी से अपराधियों की कमर टूटेगी इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।
वह विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आज दिलचस्प नजारा तब दिखा जब सदन में कॉल ड्रॉप का मुद्दा उठा। माले विधायक महबूब आलम के सवाल का जवाब संबंधित मंत्री ऑनलाइन दे चुके थे, लेकिन महबूब आलम नहीं देख सके। इसी बीच तेजस्वी यादव उठकर बोलने लगे। तेजस्वी के जवाब पर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें हर मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी। उत्तर मैंने देखा नहीं है महोदय। अच्छा, माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ रहे हैं। बात उनका मान लिया है महोदय। नहीं, जो उनका कोई कभी समाधान हो गया नहीं देख सके हैं तो हेल्प तो करेगा आसन। महोदय, आप अभिभावक हैं, आप इतना जोर से डांटिएगा तो महबूब साहब प्रश्न भी नहीं पूछेंगे। महोदय, महबूब साहब बोलिए, क्यों नहीं देखे ऑनलाइन? अच्छा, आगे से देख लेंगे। ऐसा हो गया कि महोदय फोन जो है एक बार में किसी से बात ही नहीं हो पाता। टावर की इतनी बड़ी समस्या रहती है तो इंटरनेट बोलने देते आप हेल्प करने लगते हैं। कॉल ड्रॉप मिनिस्टर महोदय बीजेपी के ही हैं। अब आप राजनीति हर चीज में मत बतियाइए, बैठिए। की बात है। इधर आरजेडी विधायकों ने आज भी सदन के बाहर प्रदर्शन किया। विधायक कर्पूरी ठाकुर और श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की ये मांग कर रहे थे। विधायकों ने निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की भी मांग इस दौरान दोहराई। हमारे नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि ये कई वर्षों से लंबित है और उन्हीं के शिष्य के रूप में रहे हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और बिहार के मुख्यमंत्री जी भी के भी वो शिष्य हैं, मुख्यमंत्री जी भी शिष्य हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि कर्पूरी ठाकुर जी को और कृष्ण सिंह जी को, दोनों लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए। कृष्ण सिंह का विरोध नहीं है, उनको भी भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। हम लोग उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस देश में जो गरीबों को जगाने वाला सामाजिक न्याय के प्रणेता, जिन्होंने गरीबों को हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए सिखाया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको भी भारत रत्न से सम्मानित करके देश के गरीब और सामाजिक और वंचित वर्ग के लोगों को उचित मान सम्मान दिया जाए। वहीं महंगाई पर आज बिहार विधानसभा के बाहर वाम दलों के विधायकों ने भी प्रदर्शन किया। विधायक पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को कम करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा जो मोटरसाइकिल में यूज करते हैं, बेरोजगार लोग जिससे आवागमन करते हैं, वो पेट्रोल का कीमत काफी बढ़ा दिया गया है, उस पर वैट लगा दिया गया है, जबकि हवाई जहाज के पेट्रोल पर कोई वैट नहीं लगाया गया है। जो पेट्रोल डीजल का कीमत है वो सरकार कम करे, वैट उस पर से हटाए और आवाम को महंगाई से निजात दिलाए। और तेजस्वी यादव ने आज बिहार सरकार के कई मंत्रियों को दागी और अपराधी बताते हुए सरकार पर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष के इस हमले पर मंत्री मुकेश सहनी ने पलटवार किया। सहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव आज सदन में जिन बातों को सबूत के साथ रख रहे थे वो पहले से ही पब्लिक डोमेन में है, कुछ अलग है तो बताएं। उनके ऊपर भी आचार संहिता के तहत 2-4 मामले होंगे, उस पर उनका क्या कहना है? जो उन्होंने लाया हो तो पब्लिक डोमेन में, कोई ऐसी चीज लाया जो छुपा हुआ हो, जो किसी को नहीं मालूम है, तो ऐसी बात को लाना चाहिए। जो पब्लिक डोमेन में है उसको मतलब सदन में लाने की क्या जरूरी है? उस पर तो 2-4 केस तो तेजस्वी जी के पास भी होंगे। उन्होंने आज से कुछ दिन पूर्व कही थी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपराधिक मामले में संलिप्त है और सत्ता का मजा भोग रहे हैं। निश्चित तौर पे जो अपराधी होंगे उसको सजा मिलेगा, और बिहार में जीता जागता उदाहरण है, चाहे वो कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो या बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, तो बिहार में गलती अगर कोई करेगा तो उसको सजा मिलेगा। और बिहार विद्यापीठ के कॉमर्शियल इस्तेमाल का मामला आज विधान परिषद में कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने उठाया। उनकी मांग को सभापति ने गंभीरता से लिया और कमेटी का गठन कर जांच का भरोसा दिलाया। आज मैं धन्यवाद करता हूं कि सभापति जी ने इसके सदन की कमेटी से जांच का दोबारा आश्वासन दिया है, और मैं समझता हूं उसे दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जिन लोगों ने गांधी और गांधी जी के धरोहर राजेंद्र बाबू वहाँ रहे अपने जीवन काल के अंतिम समय तक, उसका व्यवसायिक इस्तेमाल करने लगे, उससे लाभ लेने लगे हैं, उन लोगों पर रोक लगेगी और उसका जो सही उद्देश्य है विद्यापीठ का, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा।
बात कोरोना की। बिहार में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले पर सरकार अलर्ट है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में डॉक्टर समेत सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। आगामी 5 अप्रैल तक ये छुट्टियां रद्द की गई हैं। छुट्टी पर गए डॉक्टरों को ड्यूटी पर आने का आदेश दिया गया है। डॉक्टर, संविदा डॉक्टर, मेडिकल अफसर 5 अप्रैल तक छुट्टी नहीं लेंगे। साथ ही निदेशक, अधीक्षक, जूनियर रेजिडेंट भी काम पर ही रहेंगे। हम आपको बता दें कि सभी डॉक्टरों की, स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 5 अप्रैल तक इन सभी की छुट्टियां रद्द की हैं। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए दरअसल ये फैसला लिया गया है। छुट्टी पर गए डॉक्टरों को भी ड्यूटी पर आने का आदेश दे दिया गया है। डॉक्टर, संविदा डॉक्टर भी छुट्टी नहीं ले सकेंगे। कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से निदेशक, अधीक्षक, जूनियर रेजिडेंट भी काम पर ही रहेंगे। उन्हें भी कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। पैरामेडिकल, जीएनएम, एएनएम की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। 24 घंटे में कुल 107 लोगों में दरअसल बिहार में कोरोना की पुष्टि हुई है। यही वजह कि छुट्टियां रद्द की गई। पटना में एक साथ 26 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो ये हम आपको बता दें, फैसला लिया गया है, अहम फैसला। पूरे राज्य भर की बात करें तो पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 405 पहुंच गई है। जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मी पिछले 1 साल से लगातार काम कर रहे हैं। फिर एक बार ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ संख्या कहीं बढ़ रही है, तो सावधानी हमको रखनी है, इसलिए सभी की छुट्टियां। और इधर मधुबनी जिले के सदर अनुमंडल स्थित पंडौल में पिछले करीब 2.5 दशक से बंद पड़े सूत मिल की बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो चुकी है। इतना ही नहीं, मिल परिसर की करीब 20 एकड़ जमीन पिछले 25 साल से परती पड़ी हुई है। लेकिन हाल के दिनों में बिहार सरकार ने बंद पड़े सूत मिल की बिल्डिंग और जमीन पर नए उद्योग शुरू करने की कवायद तेज की है। पंडौल में हमारे संवाददाता अमित रंजन ने खंडहर बन चुके सूत मिल का जायजा लिया। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार जनरेट करने की कोशिश है इन दिनों, मतलब सरकार के द्वारा इन दिनों कवायद तेज हुई है। देखिए, प्लान तो है। हम लोग जो हमारा 2 यूनिट है वो छोटा यूनिट है, तो हम लोग भी एक्सपेंशन तो कर ही नहीं सोच रहे थे। तो बियाडा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से पता चला कि बियाडा में प्लॉट अवेलेबल है, तो वो देखने आए हैं। तो ठीक है, अच्छा है जो देख रहे हैं। हालांकि स्थिति तो बहुत ही ख़राब है, जो आप भी देख रहे हैं कि इसको रस्सी तोड़ा गया है, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि क्या क्या हम लोग अपने हिसाब से हम इसमें क्या डाल सकते हैं। जो लोग यहाँ पे जो वर्कर काम करते थे, शायद उसी मैग्नीट्यूड का हम लोग लेके आ जाएं। कोशिश। ये मनीष आनंद हैं जो मखाना के मतलब कारोबारी हैं, मखाना प्रोसेसिंग में इनका काफ़ी नाम है। और ये यहाँ इनकी बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि यहाँ जो ये पंडौल सूत मिल का जो ये वीरान पड़ा हुआ, ये खंडर में तब्दील हुआ, जो ये फैक्ट्री हुआ करता था, ये मिल था, यहाँ फिर से नया उद्योग लगेगा। और मधुबनी खास करके और मिथिलांचल की सबसे बड़ी बात है कि वो मखाना का यहाँ यूनिट लगने का बात चल रहा है। और अगर ऐसा होता है तो मखाना ही यहाँ मधुबनी की जो किस्मत है, शायद मखाना से ही फिर पलटेगी, ऐसा लोगों को उम्मीद है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। इधर बिहार के उद्योग मंत्री सबसे ज्यादा एथेनॉल उत्पादन पर जोर दे रहे हैं और यही वजह है कि बिहार एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में शहनवाज हुसैन ने एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने साल 2006 में ही इसको शुरू करने की वकालत की थी, लेकिन तब यूपीए सरकार ने इसे नहीं माना। शहनवाज हुसैन ने दावा किया कि बिहार एथेनॉल उत्पादन का हब बनेगा। फिलहाल बिहार में हर साल 12 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हो रहा है। मुझे आज बहुत खुशी है कि बिहार आज देश को पहला राज्य है जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 बिहार ने लॉन्च कर दिया है। सबसे पहले मैं नीतीश कुमार जी की सोच को सलाम करता हूं कि उन्होंने 2006 में जो मुख्यमंत्री बनते ही जो सोचा था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनकी सोच को मोहर लगा दी है। काश नीतीश कुमार जी की बात यूपीए गवर्नमेंट ने मान ली होती तो आज बिहार उद्योग के क्षेत्र में बहुत आगे चला गया होता। लेकिन अब इथेनॉल को इजाजत मिली। हम लोगों का सौभाग्य है कि बिहार उद्योग के मामले में बहुत आगे रहा है।
और बिहार के कई शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इनके लिए पटना, मुजफ्फरपुर और राजगीर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। पटना के फुलवारी शरीफ चार्जिंग स्टेशन का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ने लगी है तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी बनकर तैयार हो चुका है। पटना, मुजफ्फरपुर, राजगीर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन काम कर रहा है। तो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के फुलवारी शरीफ की, जहां पर चार्जिंग पॉइंट तैयार है, यानी 5 पॉइंट यहां पर दिए गए हैं, जहां बसें आती है और रात भर चार्ज होने के बाद फिर सुबह में रूट पर चलने के लिए निकल जाती है। तो देखिए आप, यही वो चार्जिंग स्टेशन है जिसका इंतजार हो रहा था और चार्जिंग स्टेशन बन चुका है, यानी 5 पॉइंट दिए गए हैं। सभी जगह पर बसें आती है और देखिए अभी भी एक बस जो है चार्ज में लगी हुई है। हम कुछ कर्मी हैं, उनसे बात करते हैं। ये कितने घंटे चार्ज करते हैं और कितनी मशीनें यहाँ लगती हैं? 5 चार्जिंग पॉइंट अपना लग चुकी है फुलवारी डिपो में सर, और जो भी बस आती है नाइट में चार्ज होती है, सवेरे अपना रोड पर निकल जाती है। और अपना फुलवारी डिपो में एक चार्जिंग मशीन 2 घंटा चार्ज होती है सर, और 250 किलोमीटर चलती है। कितने घंटे चार्ज करते हैं? 2 घंटा सर। ये जो मीटर हम देख पा रहे हैं, ये मीटर में हम देख रहे हैं DC1 और DC2 जो है, ये फुल चार्ज का क्या सिंबल है? ये फुल चार्ज का 72%, यहाँ 100 होने के बाद चार्ज होता है। 100 पर ओके हो गया सर। तो आप देख सकते हैं यही वो मीटर है, यानी 72% अभी जो चार्ज हुआ है वो दिखा रहा है, और यानी 100 पहुंचने के बाद फुल चार्ज हो जाता है। तो यहाँ रात में आती है बसें और चार्ज में लगाया जाता है। तो ये बिजली सप्लाई के लिए सब स्टेशन भी तैयार किया गया है, वो भी आपको हम दिखा देते हैं कि यहाँ पर एक सब स्टेशन भी बनाया गया है, यानी जो बसें आती है वो चार्ज में लगती है और अलग से इसके लिए एक सब स्टेशन बनाया गया है। देखिए वो स्टेशन भी काम कर रहा है। तो पटना, राजगीर और मुजफ्फरपुर 3 जगहों पर अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। तो तीनों जगह पर जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट है उसको तैयार किया गया है। जाहिर है राजधानी पटना समेत राजगीर और मुजफ्फरपुर के लिए फिलहाल अभी 26 बसें जो टारगेट रखा गया था पटना पहुंच गई है, और सभी रूटों पर अलग अलग वक्त में इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। ऐसे में जो आम लोग हैं वो भी इसका लुत्फ जमकर उठा रहे हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना।